हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू वाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th में साइंस में एक चैप्टर है लाइट, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में बच्चों मैं आपको लाइट और उससे रिलेटेड फिनोमिना जो है उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद हम उसके फिनोमिना पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइट को डिफाइन करता हूं। अगर कहीं पर पूछा जाता है कि लाइट क्या है, पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हम बताते हैं कि लाइट बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि हमें विजिबल होता है अपनी आई से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों क्या है ये मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों तब प्रोड्यूस होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट मतलब पता है, वेलोसिटी में चेंज होना या डायरेक्शन में चेंज करते हैं, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या है? लाइट। तो ये बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना। तो हम ये बताते हैं कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। सेकेंड चीज बच्चों, ये विजिबल होता है, ह्यूमन आई के द्वारा देखा जा सकता है, विजिबिलिटी है इसके अंदर, विजिबल रेज होती है। और इनमें हम देखें ये क्या करते हैं कि एनर्जी को कैरी करते हैं, किसके थ्रू? स्पेस के थ्रू। और किस फॉर्म में कैरी करते हैं बच्चों? वेव्स और फोटोन्स के फॉर्म में। अभी हम वेव्स और फोटोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो काम कैसे करता है वो बता रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों अगर हमारे पास है तो लाइट जब किसी भी, लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स क्या है? या तो सूरज से पाएगी या फिर किसी बल्ब से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट है, जब किसी सरफेस पर पड़ती है तो तीन चीजें हमें देखने को मिलते हैं, तीन फिनोमिना देखने को मिलते हैं। पहला फिनोमिना बच्चों, या तो वो सरफेस से टकराकर वापस आएगी जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, या फिर सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि सरफेस के आर पार चला जाए जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो फिनोमिना काम करता है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये ध्यान में रखना बिल्कुल एकदम। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सा फिनोमिना काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काम करता है। अब जब हमने बताया कि जब सूरज से लाइट आती है तो पहले लाइट किस में आती है बच्चों? स्पेस पे आती है। तो स्पेस में जब लाइट आती है तो उस समय लाइट का जो नेचर होता है बच्चों, वेव्स जैसा होता है, यानी ऑसिलेट करके आती है। वेव्स कैसे पैदा होती है? जब ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेट करके आती है, तब जाके वेव फॉर्म होती है, यानी वेव बनती है। ठीक है, और जब वो क्या करती है कि किसी मीडियम से टकराकर हमारी आई पर या आई के रेटिना पर जाती है, तो वहां पर वो कैसा बिहेव करती है? एज अ पार्टिकल, यानी फोटोन जैसा बिहेव करती है। और यही फोटोन क्या है? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो क्या करते हैं? हमारी आई के रेटिना पर टकराकर एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहते हैं। इन सिग्नल को कन्वर्ट को, यानी सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है? इस एनर्जी को। तो इस एनर्जी को सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं हमारी आई पर जो रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होती है। वो इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म यानी कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यही सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन में हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या दिखती है बच्चों? इमेज दिखती है। ये मैं पूरी बात आपको बता रहा हूं। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अगर पूछा था लाइट क्या है तो आप बताते हो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों तब प्रोड्यूस होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, यानी वेलोसिटी में चेंज करे, डायरेक्शन को चेंज करे, तब जाके वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने को मिलता है। अगर कहीं यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है चार्ज पार्टिकल का तो वहां पर किसी प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं देखा जाता। तो लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ही लाइट आगे ट्रेवल करती है। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो हिस्से छुपे हैं।
एक जगह पर लाइट वेव जैसा बिहेव करती है और एक जगह लाइट करती है फोटोन। जैसे वेव जैसा बिहेवियर कहाँ करती है, तो मैंने बताया कि जब लाइट स्पेस से होकर आती है तो स्पेस में इसका नेचर वेव जैसा होता है, ऑसिलेट करते हुए आती है। वहीं पर जब मैंने आपको बताया कि किसी सरफेस से टकराकर जब ये हमारी आई के रेटिना पर जाती है तब इसका नेचर फोटोन जैसा होता है। और वही फोटॉन्स को हम एनर्जी के पैकेट्स कहते हैं। वही एनर्जी को क्या करते हैं, हमारी आई की रेटिना पर जो कॉन सेल्स और रॉड सेल्स होते हैं वो इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और यही सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों, इमेज बनाती है। ठीक है, ये बात तो तय हो गई है कि इसका मतलब लाइट का बिहेवियर ड्यूल बिहेवियर है, यानी कि दो तरह का बिहेवियर है। कहीं पर वेव जैसा बिहेव करती है, कहीं पर फोटोन जैसा बिहेव करती है। ठीक है, और क्या बता रहा हूं मैं कि जब लाइट किसी सरफेस पे टकराती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब लाइट किसी सरफेस पे टकराती है तो उस सरफेस पर टकराने के बाद बच्चों आपको तीन फिनोमिना यहां पर मैंने बताए। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा रिफ्रैक्शन। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, टकराने पर वापस आ सकती है, दूसरा एब्जॉर्ब हो सकती है, तीसरा बच्चों ये हो सकता है कि आर पार जा सकती है। तो हम यहाँ पर दो फिनोमिना क्लास 10th में डिस्कस करते हैं। पहला हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा बच्चों रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको लाइट का नेचर बताता हूँ। लाइट का नेचर, पहला नेचर बच्चों फोटोन की बात करते हैं। फोटोन थ्योरी जो है वो क्वांटम फिजिक्स की है, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हम बात करते हैं। तो फोटोन थ्योरी जो दी है वो किसने दी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कहूंगा इसको क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। इसमें साफ साफ इस बात को एक्सप्लेन किया गया है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये बता रखा है कि, ठीक है, क्या बता रखा है कि लाइट जो है बच्चों वो क्या है, लाइट इज नॉट कंटिन्यूस एनर्जी। लाइट कोई क्या नहीं है, कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है। इसके पास हमको बता रखा है कि इसके पास टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इन पैकेट्स या पार्टिकल्स कह लो या फिर पैकेट्स कह लो, दोबारा से बता रहा हूं। फोटोन थ्योरी में क्या कहा गया है, तो फोटोन थ्योरी में बच्चों इस बात को बताया गया है मॉडर्न फिजिक्स में, द फोटोन थ्योरी लाइट ऑफ लाइट वाज डेवलप्ड इन मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, बाय मैक्स प्लैंक जो है, एंड एक्सप्लेन किया गया बाद में इसके द्वारा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कब किया बच्चों, 1905 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। बिल्कुल बात को समझना, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, मतलब बहुत डीप में बातें बता रहे हैं, तो अगर आप डीप में पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली बेटा। अब इसमें पहला पॉइंट ये बता रखा है कि लाइट जो है वो क्या है, इज नॉट कंटिन्यूस एनर्जी। इसके पास क्या होते हैं, बस इज नॉट कंटिन्यूस एनर्जी मतलब क्या है, इसके पास का मतलब छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और वो एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। लाइट किससे बनी होती है, तो बताया गया है लाइट डिस्क्रीट पैकेट, यानी लाइट बनी किसकी, इसका मतलब फोटोन से बनी है, या फिर वेव, यानी कि लाइट, कहीं पर अगर कोई बोल रहा लाइट का मतलब क्या है, तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, एक तो फोटोन आनी चाहिए और दूसरा बच्चों एक वेव आनी चाहिए। तो इसका मतलब कोई बोले लाइट क्या है, तो आप बोलोगे फोटोन प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वेव कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं अभी हम जिक्र करेंगे। लाइट क्या है बच्चों, फोटोन, ठीक है, टाइनी पैकेट्स, और प्लस में कौन सा बच्चों, वेव, और वेव कौन सी बताई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताई है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो हम जब बताते हैं कि क्या, कि ये जो फोटोन है ना बेटा, ये फोटोन जो है इनके पास एनर्जी फिक्स होती है, ये भी याद रखना। E इक्वल्स टू होता है एच न्यू, एनर्जी इतनी होती है, पर ये तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको 10th क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बकाया बच्चों को 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। वहां पर बताया गया है किसके बारे में, जो हम रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स का जिक्र वहां पर करते हैं, तो वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये मैं आपको यहीं पर ही समझा रहा हूँ, ठीक है। फोटोन थ्योरी क्या है, तो फोटोन थ्योरी में किसका जिक्र कर रखा है, टाइनी पैकेट्स का जिक्र कर रखा है। ये बता रखा है कि लाइट क्या है, डिस्क्रीट लाइट किससे बनी है, टाइनी पार्टिकल्स पैकेट से बनी है, यानी डिस्क्रीट पैकेट से बनी है, जिनको फोटोन से कहे, यानी ओवरऑल कहे तो लाइट फोटोन से बनी है, इसमें ये बता रखा है। और हर फोटोन के पास क्या है, एक फिक्स एनर्जी है, ठीक है, और वो क्या करती है, जो मैंने बताया था, उस एनर्जी को कन्वर्ट कौन करते हैं, हमारी आई की रेटिना पर जो कॉन सेल्स और रॉड सेल्स होती है, ये इसी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा मैं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं।
अगला आता है नेक्स्ट, दूसरी बात बताई गई बच्चों कि लाइट का दूसरा नेचर बताया गया वेव नेचर, यानी कि इसमें दिया गया है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि इसको कह सकते हैं पूरा कौन सी वेव है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता रखा किसने, मैक्सवेल ने बताया है। मैक्सवेल इस थ्योरी में बताते हैं साफ साफ, वो कहते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो बताते हैं कैसे प्रोड्यूस होती है। तो कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे ये जब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हुए आगे प्रोड्यूस यानी जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो वेव ये प्रोड्यूस करते हैं, ऑसिलेशन से वेव पैदा होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ई से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और बी से दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब ये दोनों ऑसिलेट करते हैं, और कैसे ऑसिलेट करते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, तब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म करते हैं। इस वेव को यानी इस लाइट के यानी कि इस लाइट के नेचर को यानी वेव नेचर को किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि जब लाइट स्पेस पे आती है, स्पेस का नो मीडियम, तो वहां पर लाइट को क्या चाहिए, वहां पे, तो लाइट वहां पर क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा बिहेवियर लेके आगे ट्रेवल करती है। लेकिन जब किसी मीडियम में ट्रेवल करना होता है तब वो फोटोन जैसा बिहेवियर दिखाती है। ठीक है, तो इस और मैंने बताया कि इसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इतना क्लियर है तो ये बताओ, इतना क्लियर है बहुत अच्छे से, तो ये बताओ कि मैंने बताया लाइट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको समझाया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो मैंने बताया 3 प्रकार के नेचर आपको देखने को मिलते हैं। पहला रिफ्लेक्शन बताया, दूसरा रिफ्रैक्शन बताया, तीसरा एब्जॉर्प्शन बताया। तो मैंने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है, तो हमने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। ठीक है, आगे इसके बाद हम जब डिस्कस करते आगे, अब हम बता रहे हैं कि किसी सोर्स से लाइट आ रही है, तो जब किसी सोर्स से लाइट आएगी बच्चों, तो उस लाइट को दिखाने के लिए हमें किसी ना किसी डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले यहाँ पर किसी भी जब सोर्स से लाइट आती है तो उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं रे का। क्या करते हैं, रे का। रे क्या है बच्चों, जिसके पास एक इनिशियल पॉइंट होता है ना, कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कौन सा, नहीं एंड पॉइंट होता है। और एंड पॉइंट कौन सा होता है, इसका सोर्स होता है बच्चों। क्या होता है, सोर्स। ठीक है, तो कहां जा रही पता नहीं, पर ये पता कहां से आ रही है, तो इसको हम रे से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब किसी सोर्स से लाइट आती है, तो सोर्स से जब लाइट आ रही है तो वो क्या आती है, ग्रुप ऑफ रे में आती है। इसी ग्रुप ऑफ रे को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अगली चीज मैं आपको वही समझाने वाला हूं। तो रे ऑफ लाइट क्या है बच्चों, रे ऑफ लाइट एक इमेजरी स्ट्रेट लाइन है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसको, डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स, यानी किस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है ये हमको बताती है। और लाइट किसी सोर्स से जब निकल के आती है तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, लाइट रेज का ग्रुप होता है। इतना क्लियर है। अगली चीज बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, तो पहला फिनोमिना हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हम सीख चुके हैं लाइट क्या है, उसका नेचर क्या है, और लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रे क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है। अब हम पहला फिनोमिना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही वो फिनोमिना है जो कि बच्चों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये फिनोमिना बच्चों रिस्पॉन्सिबल आपका होता है। ठीक है, तो समझते हैं बात को ध्यान से। तो बताते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बच्चों, वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट किसी भी अनट्रांसपेरेंट मीडियम क्या हो सकता है, अनट्रांसपेरेंट मीडियम आपका मिरर हो सकता है, आपका स्टिल वाटर सरफेस हो सकता है, आपका पॉलिश मेटल हो सकता है। तो हम जब किसी भी किस पे हम कहें, अभी अनट्रांसपेरेंट मीडियम में पॉलिश सरफेस ले रहा हूं, या फिर मिरर की बात करते हैं। मिरर के मतलब एक तरफ हम पॉलिश करते हैं और पॉलिश होती है बच्चों सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर को एक अच्छा रिफ्लेक्टर बताया गया। सिल्वर एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, तो वो बहुत अधिक मात्रा में रेज को रिफ्लेक्ट करके भेजता है कहां तक,
किसी भी, और जैसा आपको पता ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपको क्या करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट से रेज यानी सोर्स से जो रेज आ रही है वो ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद तुम्हारी आई तक पहुंचेगी ना। क्या कह रहा हूं मैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो अगर ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो कैसे दिखेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तब दिखेगा जब लाइट सोर्स से आई। जैसे हमारे घर में लाइट जली है मान, अगर लाइट्स पड़ी इस पेन पे, मेरे हाथ में मान लो एक पेन है और जब ये लाइट इस पेन पर पड़ रही है तो हमें पेन तब दिख रहा है जब लाइट रेज इस पर स्ट्राइक होकर मेरी आई की रेटिना पर जा रही है। और वो किस फॉर्म में जा रही है, एनर्जी के फॉर्म में। और वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रही है, तब जाके ब्रेन पर उसकी इमेज बन रही है। तो ये पूरा हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है। तो हम जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यही बताया जाता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना इन विच लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, सरफेस से स्ट्राइक होकर, और सरफेस से स्ट्राइक मतलब मैंने क्या बताया कि जिस सरफेस की आप बात कर रहे हो, ये सरफेस बच्चों कौन सा सरफेस है, पॉलिश सरफेस है। ये सरफेस कौन सा मेरे बच्चों, आपका पॉलिश सरफेस है। और पॉलिश सरफेस से होकर ये स्ट्राइक होने के बाद वापस उसी मीडियम में बाउंस होकर चली जाती है, यानी कि टकराकर उसी मीडियम में चली जाती है। तब इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा गया है। तब इस फिनोमिना को क्या बोला है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ डेफिनेशन लिखा रखी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना इन विच लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, है ना, उसी मीडियम में चली जाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ही मीडियम में देखा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और यहाँ जो पॉलिश सरफेस मतलब कहाँ दिखेगा आपको, मिरर में दिख सकता है, स्टील वाटर सरफेस, पॉलिश सरफेस। मैंने कहा था जब आप पॉलिशिंग करते हो तो ये पॉलिश सरफेस है ये वाली, और जो ऊपर वाली है इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, ये भी याद रखना। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, पॉलिश सरफेस। और मैंने कहा पॉलिश मिरर में किसकी करते हैं, तो बताया है सिल्वर की करते हैं बच्चों। दूसरी बात समझो, जब मैंने कहा किसी सोर्स से, सोर्स मतलब मान लो ये सूरज है, सन है या फिर बल्ब है, इस सोर्स से जो रे आती है तो उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब ये किसी पॉलिश सरफेस पर टकरा कर वापस जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बताया कि जो रे आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकरा कर जो जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यही रे कहाँ जाती है, हमारी आई की रेटिना यानी कि आई में पहुंचती है यही रे, ठीक है बेटा। ये रे कहाँ पहुंचती है, आई की रेटिना में, एनर्जी के फॉर्म में, और फोटोन की जो हम बोलते थे वही है। तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमारे पास एंगल बनते हैं, तो एंगल को नापने के लिए हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बच्चों, नॉर्मल एक लाइन है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ये रेस इंसिडेंट रेस सोर्स से आई तो इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, और टकरा कर वापस गई तो भी एंगल बनाया। जब इसको अच्छे से ऑब्जर्व किया गया, चेक किया गया, एक्सपेरिमेंट हुए, तब ये देखा गया कि जो रे नॉर्मल के साथ जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो वापस चली जाती है। अगर यहाँ 30 डिग्री से आई तो ये भी कितने एंगल से जाएगी बच्चों, आपका कितना 30 डिग्री से ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, जितने एंगल से बनेगी ये। तो इसमें हमने ये दो बातें देखी तो इसलिए दो नियम बनाए। पहली बात क्या सीखी, पहली बात सीखी जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सेकेंड लॉ द इंसिडेंट रे ये रही बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे ये रही जो टकरा कर जाती है, नॉर्मल लाइन है जो 90 डिग्री बनाती है, ये एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो हम कैसे बताएंगे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इसके दो लॉ होते हैं। दोबारा से एक बार फिर समझा रहा हूं, देखो रटने की कोशिश मत करना। अगर आप समझते हुए पढ़ोगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि फिजिक्स है, जो हम समझते हैं, चीजों को देखते हैं और वही चीज हम लिखते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मैंने बोला, रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबिलिटी देता है। किसी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी जो हमें जो फिनोमिना देता है वो क्या देता है बच्चों? रिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन क्या कौन सा फिनोमिना है? जिसमें जो रे है, यानी कि लाइट से जो रेज आ रही है, लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है तो सरफेस से पड़ने के बाद टकरा कर वापस जाती है, तो वही जो है उसी मीडियम में वापस जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बच्चों कि रिफ्लेक्शन के दो लॉस होते हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई हमेशा आर के इक्वल होता है। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, और सीखने के लिए जो मैं बता रहा हूं, सीखने के लिए जो मैंने बताया आपको याद रखना है कि सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज कहां पर होता है, पॉलिशिंग कैसे करते हैं, पॉलिश मेटल में हम देखते हैं, मिरर कैसे बनाते हैं, मिरर का यूज करने के लिए हम किसकी यहाँ पर पॉलिशिंग करते हैं, सिल्वर की करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर एक अच्छा रिफ्लेक्टर है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होती है? पॉलिश सरफेस के ठीक अपोजिट जो है वो क्या होती है? आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। यहां भी यूज करेंगे टर्म्स में। ठीक है, अगली चीज बच्चों, अगले में इन्हीं सबको समझाया गया है कि इंसिडेंट रे कौन सी होती है? जो इनकमिंग रे होती है, यानी जो सोर्स से लाइट आती है उसको बोलते हैं आपका क्या? इंसिडेंट रे। और जो सरफेस से टकराकर आउटगोइंग रे होती है उसको बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टिंग रे। नॉर्मल क्या है? एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो सरफेस पे हम ड्रॉ करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो मैंने बताया था, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और इसके बीच में इंसिडेंट रे, और हमारा यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगली चीज बच्चों हम लोग बात करते हैं, जब रिफ्लेक्शन को हम थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जाते हैं तो हम एक बात और बताते हैं। क्या बताते हैं? हम ये कहते हैं जब किसी रे को नॉर्मली हम अगर इस सरफेस पे इंसिडेंट कराए तो क्या होगा? तो हम देखने को क्या मिलता है कि जब रे को नॉर्मली हम इस पॉलिश सरफेस पे या इस अनट्रांसपेरेंट या फिर सरफेस बोलते हैं, जब इस रे को हम नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं सरफेस पे तो हमको देखने को मिलता है कि जिस रास्ते से हमने इसको इंसिडेंट कराया ये वापस उसी रास्ते से लौटकर ऊपर को आ गई है। तो हमने बोला ऐसा क्यों हुआ? तो हमने बताया कि जब आपने नॉर्मल से इसको इंसिडेंट कराया था तो उस समय यहाँ पर किसी प्रकार का एंगल आई नहीं बन रहा है, और एंगल आई तब बनेगा जब इससे आप दूर करके थोड़ा सा हटाकर बनाओगे, यहां से फेंकोगे, इधर से फेंकोगे, यहां से अब यहीं से फेंकोगे तभी तो नापोगे आप ऐसे। तो यहाँ एंगल आई कुछ नहीं है, एंगल आर भी कुछ नहीं है। तो इस कारण से हम बताते हैं कि एंगल आई अगर जीरो है तो लॉ कहता है एंगल आर भी जीरो होगा। और जीरो तभी हो सकता है कि जब ये टकराकर इसी रास्ते वापस है। अगर ये टकराकर इधर चला गया, मान लो इधर चला गया, इधर चला गया, तो किसी प्रकार का एंगल जीरो नहीं होगा। और लॉ पूरा पूरा जो हमने पीछे ऑब्जर्व किया हुआ है, देखा गया है, उस लॉ पर ही तो ये काम करेगा। तो इसलिए हम बताते हैं कि जब रे को नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं तो वापस वो टकराकर उसी रास्ते वापस आ जाती है। इसके बारे में पीछे बताया गया है। सेकेंड चीज बच्चों, हम जब रिफ्लेक्शन के बारे में बताते हैं तो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप होते हैं। रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं बच्चों, जिसमें से हम किसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं? अच्छा ये बता रखा, देखो यहाँ ये बता रखा है कि व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली तो आई जीरो होता है। इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द मिरर देन आई जीरो और आर भी जीरो होता है। और लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन के बच्चों दो प्रकार होते हैं। पहला आपका आता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा स्मूथ सरफेस पर ही देखा गया है। किस पर देखा गया है? स्मूथ सरफेस पर ही देखा गया है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन उसे कहते हैं जब रे क्या करती है? किसी स्मूथ सरफेस पर टकराकर एक दूसरे के पैरेलल जाएगी। किसी स्मूथ सरफेस पर टकराकर एक दूसरे के पैरेलल अगर ट्रेवल करती है तभी जाके, पैरेलल मतलब क्या हो?
पता है, जैसे एक रे और आई यहाँ से, मान लो एक रे गई टकरा के, ये पैरेलल, ऐसे पैरेलल जाएंगे, यानी सब ये एक पैटर्न को फॉलो करेगी, तब ये आपका क्या होगा, आप इसी को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे टॉर्च यहाँ से मारा, जितने एंगल से ये देखो सही होगा पूरा पूरा, तो इसमें इमेज बिल्कुल क्लियर बनती है। तो ये चीज लिखा रखी है देखो यहाँ कि फॉर्म अ क्लियर इमेज। दूसरा बच्चों आपको दिख रहा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस पे। कहाँ होता है? रफ सरफेस से, वॉल हो गया, पेपर हो गया, इन पे होता है, ठीक है। और ये रे क्या करती है, फैल जाती है, छितरा जाती है अलग अलग जगह पे। देखो ये तो यहाँ से इंस्टेंट का, तो इनका कोई पैरेलल वाला, यहाँ तो पैरेलल पैटर्न होता था एक ही डायरेक्शन में जा रही है ऐसा, यहाँ लेकिन डायरेक्शन बहुत सारी होती है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हम देखें तो रे जो है स्कैटर होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसमें किसी प्रकार की इमेज नहीं बनती, क्लियर इमेज नहीं बनती, तो इसको हम बोलते हैं क्या, आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो बच्चों, चाहे डिफ्यूज हो, सब लॉस को, रिफ्लेक्शन के लॉस को फॉलो करते हैं। सब में एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। सब में एंगल आई किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। सब में एंगल आई किसके इक्वल होता है बच्चों, आर के इक्वल होता है। नेक्स्ट चीज बच्चों, हमने अभी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट की इमेज के बारे में हमने समझाया कि ऑब्जेक्ट जो है, कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट क्या करती है, इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें उसकी इमेज दिखती है, हमारी ब्रेन पे बनती है। अब हम बात करेंगे, जिस इमेज की हम बात करें बच्चों, इमेज को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अगला पॉइंट आता है इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है, व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट द ऑप्टिकल इंप्रेशन फॉर्म कॉल्ड है इमेज, फॉर्म्ड इज अ कॉल्ड एन इमेज। मतलब क्या है, इमेज क्या होती है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। इमेज बच्चों क्या है, एक आपका अपीयरेंस होता है, जिसमें हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो होता है, जब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर टकरा कर वापस किसी यानी वापस उसी मीडियम में आती है, और जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है इंटरसेक्ट करती है, कटती है, उसी पर इमेज बनती है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, इमेज फॉर्मेशन कहते हैं। क्या बताया, व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, कहां से आएंगी, ऑब्जेक्ट से आएंगी, और मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद जब मिलेंगी, चाहे रिफ्लेक्शन कहें चाहे रिफ्रैक्शन के बाद एक ऑप्टिकल इंप्रेशन दिखाती है, जिसको हम इमेज कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इमेज। और जो हम इमेज की बात करते हैं, दो प्रकार की इमेज होती है बच्चों, एक होती है रियल इमेज, एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। पहले हम रियल इमेज को पढ़ते हैं। रियल इमेज की हम बात करते हैं बच्चों, वो कहते हैं, उस इमेज को रियल इमेज कहते हैं जिसको हम स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। A real image is formed when the reflected and refracted rays actually meet at point, यानी कि जो जिसको हम कहाँ दिखा सकते हैं, स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रियल इमेज कहते हैं। ये ध्यान देना, ठीक है। और ये भी याद रखना कि रियल इमेज हमेशा फॉर्म होती है कब, जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टेड रेज जो होती है वो आपस में मिलती है, ये तब जाके रियल इमेज आपकी फॉर्म होती है, बनती है। इसको स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। ये यूजुअली कैसी होती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होती है, जिसको हम बोलते हैं नीचे ऐसा ही। जैसे ये एक हमारे पास वो है, ऊपर के वाले को हम बोलते हैं इरेक्ट, और जो नीचे बनती है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। और ये किसके द्वारा फॉर्म होती है, तो हमने बताया है ये फॉर्म होती है बच्चों आपका कॉनकेव मिरर के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन। और वो कंडीशंस कौन सी होती है उनके बारे में हम बताएंगे, पोजीशन वगैरह, ठीक है। एग्जांपल बताइए, तो जो सिनेमा में जो स्क्रीन होती है, वो जो इमेज फॉर्म करती है, उसको हम बताते हैं यहाँ पर रियल इमेज। ये देखो करेक्टर में इसलिए बता रहा हूँ, कितनी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि रियल और वर्चुअल इमेज में आप डिफरेंस बताइए, और इससे आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी रियल इमेज के बारे में। तो रियल इमेज कब बनती है, जब आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद रेज आपस में मिलती है, तब जाके क्या किसी एक पॉइंट पे मिलती है, तो उस पॉइंट पर ही हम बोलते हैं रियल इमेज बनेगी। और ये रियल इमेज को हम स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, इन्वर्टेड बनती है। कौन कौन से करते हैं फॉर्म, कॉनकेव मिरर करता है या कॉन्वेक्स लेंस करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल के लिए अगर पूछेंगे तो मैंने बताया कि अगर स्क्रीन पे जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। अगली बात बच्चों, सेकंड पॉइंट आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की जब हम बात करते हैं, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है तब कि व्हेन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। जब क्या होता है, वर्चुअल इमेज तब बनती है जब आपके पास कि कोई रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज जो होती है वो अपीयर होती है,
किसी एक पॉइंट पे अपीयर होती है, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है, तब वहां पर क्या बनती है आपकी, क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। मिलते हुए प्रतीत होते हैं, एक्चुअली नहीं मिलती, मिलते हुए प्रतीत होती है, बट यहाँ एक्चुअली मिलती है। रियल इमेज में देखो यहाँ पर लिखा है एक्चुअली मीट, देखो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और आप भी अपने कॉपी पे अंडरलाइन कर लेना, ये एक्चुअली मीट एट द पॉइंट। और यहाँ पर क्या है, जब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, अपीयर टू मीट, ये देखो मतलब प्रतीत होती है ऐसा, ठीक है। और हम यहाँ पर बताते हैं रियल इमेज को हम बेटा यहाँ पर डार्क रे से दिखाएंगे, और जो वर्चुअल इमेज है उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये अभी बताएंगे बाद में जब रे डायग्राम वगैरह फॉर्म करेंगे, ठीक है। करेक्टर बताओ, स्क्रीन पे हम शो नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा इरेक्ट यानी ऊपर की तरफ बना होता है, अपराइट इसको हम कहते हैं, और किसके द्वारा फॉर्म होती है, प्लेन मिरर भी फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स मिरर भी करता है, और कॉनकेव लेंस की तरह फॉर्म होती है। जैसे प्लेन मिरर हम अपना चेहरा देखते हैं ना, कहाँ, शीशे में जो चेहरा देखते हैं, वो जो शीशा होता है वो प्लेन मिरर होता है। अभी हम प्लेन मिरर के बारे में भी आपको बताएंगे क्या क्या कैरेक्टर इसके अंदर होते हैं। तो बच्चों प्लेन मिरर जो होता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज यहाँ बता रखा है, कॉन्वेक्स भी वर्चुअल इरेक्ट दिखाता है, डिमिनाइज होता है छोटा जिसको हम कहते हैं, अभी पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर है, ये रियल दिखाता है, इन्वर्टेड मैंने बता दिया, वर्चुअल भी पढ़ा चुका हूँ, इरेक्ट भी मैंने कहा, इरेक्ट होता है सीधा, डिमिनाइज्ड छोटा, इरेक्ट सीधा है, वर्चुअल जिसको हम कहते हैं हिंदी में आभास, आभास होना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है। अगला पॉइंट बच्चों मैंने कहा यहाँ प्लेन मिरर का जिक्र है, तो हम पहले प्लेन मिरर को ही समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो मैंने आपको यहाँ दिखा भी रखा, ये रहा, इधर दिख रहा है आपको, ये देखो ये स्क्रीन पे शो कर रहा है तो रियल इमेज है, ये वाली इमेज है जो हम प्लेन मिरर में देख रही है, ये वाली इमेज कौन सी आपकी वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अगला क्या आता है, अगला आता है बच्चों प्लेन मिरर और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। पेपर में कितनी बार यही पूछा गया है कि राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए। प्लेन मिरर की जब बच्चों हम बात करते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर एक मिरर है जो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, फ्लैट मतलब होते हैं स्मूथ होती है, ऐसा फ्लैट, ऐसे बैंड वाले नहीं होते, ऐसे है ना, ऐसे बैंड में नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट होती है, इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। इसके कुछ करेक्टर होते हैं, पहला करेक्टर है इसकी जो इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, यानी वर्चुअल और समझ गए ना, वर्चुअल मतलब स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते, और इरेक्ट मतलब होता है सीधी होती है ऊपर की तरफ। और इसमें क्या होता है दूसरा कि ऑब्जेक्ट का साइज, जो मैंने कहा ना, जो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज है वो सेम है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर उसकी हाइट मान लो 5 मीटर है तो उसकी इमेज भी 5 मीटर ही बनेगी। ये कमाल है किसका, प्लेन मिरर का, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए जब साइज और वो सेम होता है तो इस केस पर हम बोलते हैं कि इसका जो मैग्निफिकेशन है वो प्लस में होता है। मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है किसका, किसका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या सॉरी मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम, ऐसे भी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का एक रेशियो होता है, किसका किसका, इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का एक रेशियो होता है, जिसको हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं। तो इसका मैग्निफिकेशन +1 होता है, और इसमें क्या होता है कि इमेज जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होता है, एकदम इक्वल होता है, सेम होता है, यानी कि बराबर होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कैसा होता है बच्चों, सेम होता है। और इसमें हम और चीज भी देखें बच्चों तो क्या मिलता है, चौथा कैरेक्टर, ये लिटरली इन्वर्टेड इमेज शो करता है, मतलब लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट जो होती है वो आपको क्या होती है, राइट साइड दिखती है, और इसी को हम एक फिनोमेना कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी कि शीशे में देखा होगा अपने मिरर में, लेफ्ट हैंड करोगे लेफ्ट वाला हाथ तो राइट वाला दिखेगा, राइट हाथ करोगे तो लेफ्ट वाला दिखेगा, है ना, ऐसा होगा। इसी प्रकार से हम बच्चों 5वें कैरेक्टर की बात करते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ये ध्यान देना। छठा कैरेक्टर है, इसको स्क्रीन पे हम क्या नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्लेन मिरर में मतलब मेन 2-3 बातें याद रखो, वर्चुअल इरेक्ट का याद रखो, सेम साइज वाला याद रखो कि इमेज सेम बनती है, और मैग्निफिकेशन पूछा गया कि मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या है, तो +1 का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बिल्कुल बच्चों सेम होगा। इक्वल डिस्टेंस मतलब जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा, अगर डिस्टेंस यहाँ रहे मान लो प्लेन मिरर, अगर 5 मीटर पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी यहाँ 5 मीटर पर ही बनेगी, सेम बनती है।
और लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है कि लेफ्ट वाले को राइट दिखाना, राइट वाले को लेफ्ट दिखाना, इसको लेटरल इन्वर्जन भी कहते हैं। छठा करेक्टर मैंने बताया 5 वाला, बिहाइंड द मिरर बनती है हमेशा इमेज, और स्क्रीन पे हम क्या नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते। यूज प्लेन मिरर कहाँ होता है, अपने घर में जो मिरर होता है बाथरूम में, या फिर हम लगाते हैं जो आपका ड्रेसिंग टेबल होता है उनमें जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। पेरिस्कोप ये रहा, देखो पेरिस्कोप में यूज होता है, इसको पेरिस्कोप कहते हैं। क्लाइडोस्कोप ये आपने पढ़ा 8th क्लास में पढ़ा होगा, क्लाइडोस्कोप के बारे में ये रहा। और डेकोरेशन वगैरह के लिए होता है, इंटीरियर डिजाइन वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद हम आगे की बातें और करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा लेटरल इन्वर्जन के बारे में, फिर हम स्पेरिकल मिरर की तरफ आगे चलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे आप बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।